ये चौधरी साहब या उनके साथी सिंध पर कब्जा करना चाहते हैं। डॉक्टर आसिम के बारे में मैं याद कर दूं, वो दहशतगर्द नहीं है, रेंजर्स के इतिहास में वो नहीं आता। ये वो असल नेशनल एक्शन प्लान नहीं बल्कि नून लीग एक्शन प्लान। हुकूमत ने हमारी आवाज ना सुनी तो हम आवाम की अदालत में जाएंगे, उनसे फैसला लेंगे और फिर समाधान मसला अंदर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ। बात होगी आज के प्रोग्राम में जो करंट मौज़ूआत हैं, लेकिन ऐसी शख्सियत है जो कि हमारे प्रोग्राम में आज को बड़े अरसे बाद, साल बाद नहीं बल्कि सालों बाद में कहूँ, आज उनको जहमत दी है तो गलत नहीं होगा। और बात किस हवाले से करनी है, पहले तो जाहिर है ये रेंजर्स के इख्तियारात का मामला आज भी हल नहीं हो पाया। कायम अली शाह साहब बीमार हुए या सियासी बीमार हुए, ये सारा दिन आप खबरों में देखते रहे, तकरार यहाँ पर मकसूद नहीं है। इन शॉर्ट ये कि आज भी रेंजर्स इख्तियारात का मामला हल नहीं हो पाया। कल बिलावल साहब ने स्पीच की, बहुत ही सख्त बातें की। मुझे नहीं याद पड़ता बिलावल साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से इस तरह की बातें पहले की हों कि अपनी माँ का जेवर, अब ये अभी अल्फाज है कोट अनकोट बिलावल कि अपनी माँ का जेवर नहीं बेचा करते, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात कर रहे थे और बहुत सारी इस तरह की बातें। यानी कि 27 दिसंबर का जो इस दफ़ा का पूरा इवेंट था वो सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात के मामले से के गिर्दी घूमता रहा। जरदारी साहब नहीं आए पाकिस्तान, पता नहीं क्यों नहीं आए। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि अगरचे वो पीपल्स पार्टी के साथ उस अंदाज से तो वाबस्ता नहीं है, मैं पूछूंगा कि ऑफिशियली वाबस्ता समझूं उनको या नहीं, लेकिन अभी भी उनकी तनकीद का जो रुख है, जो सारा मरकज़ है, वो पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें या मुस्लिम लीग नून तो रहती है, पीपल्स पार्टी की क़यादत पे अभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी कोई बात की हो। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है मेरे लिए। साबिक सेनेटर के नाम किया गया हमेशा, चूंकि सेनेटर लगता है तो उस एतबार से कह रहा हूँ कि सेनेटर फैसल रजा अब्दी साहब आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? मौलाना खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया बड़े से बाद लौट के आपका और आपके इदारे का कि आपने मौका दिया। यू वेलकम सर। पहले तो ये बताएं, ये रेंजर्स के इख्तियारात का मामला आज भी हल नहीं हो पाया। वैसे बल्कि तारुफ में तो बता देना कि मैं क्या कहूँ, पीपल्स पार्टी के कारकुन फैसल रजा अब्दी? बिल्कुल नहीं, मैं अब सियासत छोड़ चुका। सियासत ही छोड़ दिया आपने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? जी हाँ, और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि सियासत में सबसे पहले आदमी जो जाता है वो वोट के लिए जाता है। ना हम नेशनल इलेक्शंस के अंदर कहीं नजर आए, इवन कि हमने बल्दियात में कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसका साफ मतलब ये होता है कि और लोगों को समझ लेना चाहिए कि हमने सियासत छोड़ दी। सही। और अभी कभी सियासत ज्वाइन भी नहीं करते? बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में इस काबिल नहीं रही कि आप उसमें रहकर जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सही काम नहीं कर रही? नहीं, पीपल्स पार्टी को तो ना कोई ख़त्म कर सका है, ना कोई MQM को, ना PMLN को। हाँ, इसमें मौजूद अच्छे बुरे लोग आते जाते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी का माइंडसेट है उसके साथ नबर्द आजमा रहा मैं 4 साल, और मुख्तलिफ जगहों से रख के और निकाला गया। तो फिर ऐसा हुआ कि नवाज शरीफ के कहने पे इन्होंने मुझे बिल्कुल ही बाहर कर दिया। बस उस दिन मैंने सियासत को इसलिए फरामोश किया कि हम पीपल्स पार्टी के सामने सियासत करना ही नहीं चाहते। अच्छा, और किन्होंने निकाल दिया? आसिफ जरदारी साहब? हाँ बिल्कुल, और क्या इसमें नवाज शरीफ साहब की कहने? बिल्कुल जी। उनको आपसे क्या प्रॉब्लम थी? ये तो वो बताएंगे क्या प्रॉब्लम थी, या आवाम बेहतर समझते होंगे। आपने नहीं जरदारी साहब से पूछा कि सर मुझे क्यों निकाल लें नवाज शरीफ साहब की कहने पे? नहीं, मुझे लोगों ने कहा कि आप एक बार मिल लें और डिस्कस कर लें, फारूक एच नाइक ने और राजा परवेज अशरफ साहब ने। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, जब आपने अब इस्तीफा मांग लिया है तो ये आपकी अमानत है मेरे पास, मैं सबसे पहले आपको वापस करूंगा। तो आप मसनद में ना रहते, पार्टी में रहते? पार्टी में रहने का मतलब सिर्फ कोई पोस्ट एंजॉय करना तो नहीं होता? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मेरी अकीदत है, रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन अब पीपल्स पार्टी से अकीदत है? देखिए, अकीदत तो हर एक से है ना, हर एक से। किसी से मैंने कोई गिरेबान तो नहीं, शाह साहब से भी है? सवाल ही पैदा नहीं होता। उनसे नहीं है? नॉट एट ऑल, ही इज तकफीरी। तकफीरी कायम अली शाह साहब? जी हाँ बिल्कुल। तकफीरी को डिफाइन कर दें। तकफीरी मतलब आप किसी को अपनी सोच को जबरदस्ती मुसल्लत करना, तकफीरी होता है। शाह साहब पर सबसे बड़ा इल्जाम ही है कि बेचारे डमी वजीर आला हैं, जो सैयद साहब जो दुबई से बताया था वो कर लेते हैं। आप कह रहे हैं अपनी सोच मुसल्लत करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए कि वो मुसल्लत हुए हैं हम पे 2013 के इलेक्शन पे। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनके फैसला के ऐलान करना था, यानी जो अंगूठे उनके चेक हुए हल्के में 2013 में वर्सेस गौस अली शाह साहब के, और उस ऐलान को रोकने के लिए उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ सिंध हाई कोर्ट से। तो कायम अली शाह साहब को जिसने हम पर मुसल्लत किया है वो तकफीरी हुए या कायम अली शाह साहब तकफीरी? कायम अली शाह साहब खुद तकफीरियत में है ना, तो तकफीरी मुसल्लत होकर हम पर आए हैं। अगर आप इनके अंगूठे चेक करा लें तो अयाज सादिक की तरह इनको दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अयाज सादिक की तरह दोबारा जीत भी जाएंगे?
बिल्कुल, इसकी वजह तो ये कौम है ना, इसका मसला फिर कायम अली शाह नहीं है, फिर इसका मसला पाकिस्तान की आवाम है। अब ये तो मानते हैं कि वोट दिए लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, बल्दियात में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए और उस दिन हम और आप बल्दियात में मौजूद थे यहाँ तबसरा करने के लिए। मैंने पाकिस्तान की तारीख में इतने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं देखे। अच्छा, ये बल्दियाती इलेक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जबरदस्त। और अच्छे बुरे लोग तो हर पार्टी में होते हैं। जो आला तरीन कायदा है पीपल्स पार्टी की, वो अच्छी है बुरी है? वो उन्हीं से पूछिए ना, हमारा तो ताल्लुक नहीं। आप सामने ना, तो आपसे पूछ रहा हूं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, ये तो तारीख फैसला करेगी, हम तो किसी को अच्छा बुरा नहीं कह सकते। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं कि आप अगर इसमें ये चाहें कि मैं उस पर डिस्कस करूं इनकी पार्टी पॉलिसीज पे, तो आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन। हाँ नहीं, लेकिन यार आपकी वाबस्तगी रही है और आपसे बिल्कुल रही बात हुई है। उस दौर तक का आप मेरे से पूछ सकते हैं, 2012 तक का मैं उसका आंसरेबल हूँ। उस वक्त मैं उनके पास एक सो कॉल्ड पॉलिटिकल सेक्रेटरी की हैसियत से मौजूद था, बट नॉट नाउ। तो जब तक आप थे तब तक पार्टी ठीक चल रही थी? जब तक मैं था, नवाज शरीफ के सामने मैं ही खड़ा हुआ था, पार्टी तो मेरे पीछे खड़ी हुई थी, पीछे मैं ही खड़ा हुआ था। अच्छा। और अदालत के सामने या इफ्तिखार चौधरी के सामने, तालिबान के सामने, गवादर मेगा ऑयल सिटी के लिए, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के लिए, चाइना प्रोजेक्ट्स के लिए मैं ही खड़ा हुआ था। सारा क्रेडिट आप ले रहे हैं इसका? आप तारीख में उनका कोई एक लफ्ज लेके आ जाए, कोई बयान ले आए, वो ले जाए, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। बहरहाल इसके फाउंडर वही थे। अच्छा, फाउंडर। और आप सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं थी, सिर्फ जरदारी साहब। जरदारी साहब। और आपके ख्याल में अब आप उनके स्पोक्स पर्सन नहीं, जिस तरह हम बाकी लोगों में बात करेंगे इस तरह मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप मुझसे तजिया ले। हाँ, तजिया, बिल्कुल। तो आबदी साहब, आपके तजिए में जरदारी साहब बेनजीर साहबा की बरसी भी नहीं है, क्यों नहीं है? आई डोंट नो, वो तो पीपल्स पार्टी बताएगी क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी एक साहबजादी भी नहीं थी मौजूद, उनसे पूछें वो क्यों नहीं है। आपकी कोई मालूमात नहीं? मेरी मालूमात, मैंने इनके लिए मालूमात रखना ही छोड़ दी। चलो पर तजिया दे दें। तजिया ये है कि आना चाहिए था, वला आलम क्यों नहीं आया, आई डोंट नो। ये जो इख्तिलाफात की खबरें आती हैं, ठीक नहीं, कोई इख्तिलाफात नहीं, ऐसा कुछ भी ना ना ना, कोई इख्तिलाफात नहीं है। और इख्तिलाफात ना होने की एक दलील है। हर चीज जब भी हम किसी को कहेंगे, तो दलील के साथ बात करें, एक दलील देंगे, और दलील मैं आपको दे देता हूँ। उसकी वजह ये कि इन तमाम सियासी जमातों का सबसे बड़ा मसला जो मिलिट्री कोर्ट्स थी, ये तमाम सियासी जमातें और मखसूस माइंडसेट के एंकर्स जो हैं, इसको बड़ी कामयाबी के साथ डॉक्टर आसिम के केस को इन्हीं अदालतों में लेके गए जहां से 65 साल में किसी को इंसाफ नहीं मिला। तो मैं ये समझता हूं कि ये कामयाब हुए हैं। डॉक्टर आसिम का केस मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए था? ऑफ कोर्स, यस, 110%। अच्छा, इस अदालत में जाना क्योंकि हमने सुना ये है, जो लीक्स हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन, क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन जो लीक हुई हैं, हमने नहीं सुना पूरी दुनिया में कोई इन्वेस्टिगेशन शाम में लीक हो जाए। बहरहाल जो हमें मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल से समझ में आई वो ये है कि इन्होंने दहशतगर्दों का इलाज किया, जिसमें बाबा लाडला जैसा दहशतगर्द था, जिसने 1000 शहरियों का कत्ल किया है कराची के, लियारी ले जाके बोटियां तक कर दी उसने। तो बिल्कुल इस पे मिलिट्री कोर्ट में ये इल्जाम आना चाहिए। डॉक्टर आसिम आपके ख्याल में थे दहशतगर्दों की सहूलत का? आई डोंट नो, ये तो जब उन पे कन्विक्शन होगी हम उसी वक्त कह सकेंगे ना। मौजूद माशरे में तो हमने एंकर साहिबान से ये सुना है कि सबजुडिस्ट केसेस के ऊपर गुफ्तगू नहीं किया करते, तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, अभी तो हो रही है, खुल के बात हो रही है, लेकिन गलत हो रही है ना पार्टी। अच्छा, गलत हो रही है, गलत हो रही है। सबजुडिस्ट हमने यही सुना है इस टॉक शोज में बैठ के। सबजुडिस्ट का अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं ये बात मैं आपसे सुन रहा हूँ, जो कि जब वक्त के चीफ जस्टिस को जो क्या क्या कहता रहा, तो उस वक्त कितना पास हो गया। हाँ, हमने आपकी बात मान ली ना। उस वक्त आप लोग ये कहते थे कि अदालत के अंदर जेर समाअत मुकदमात पे गुफ्तगू ना करें, तो हमने आपकी बात मान। बड़ी देर की मेहरबान आते आते, तो आप लोगों ने भी इतनी देर की मेहरबान आते आते, और जो आ गए आप मेहरबान आते आते आ ही गए आखिर, और वो सियासत में भी आ गए। तो उस वक्त हम आपको समझाया करते थे कि यही सियासतदान, तो आप लोग कहते थे नहीं, ऑनरेबल लोगों को इस तरह की गुफ्तगू नहीं करें। तो कहीं आप नीचे गिरे, कहीं हम गिर गए। लेकिन हम ये कहते हैं कि बजाय आप इन अदालतों में ले जाने के, आप मिलिट्री कोर्ट में लाइए, 15 दिन में फैसला हो जाएगा। जितने दिन का आपने 2 महीने या 3 महीने का रिमांड लिया है, अगर वाकई डॉक्टर आसिम ने दहशतगर्दों को सपोर्ट किया है, तो 2 महीने में तो उनके फांसी का फंदा पड़ जाना चाहिए था। तो वो आपको नहीं। मुतालबा करते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिस तरह अभी खालिद सुमरो साहब का केस दे रहे हैं फौजी अदालत में, सर डॉक्टर आसिम का भी दे दें। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक ही चीज है, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। जी हाँ। और आपने जो मुझे इमरान खान ठीक कहते हैं मुकमुका है, वो भी उसी सिक्के के रुख है, उसमें इमरान खान उस सिक्के का तीसरा रुख है। यस, मिलिट्री कोर्ट में तो उन्होंने भी कोई आर्टिकल 245 नाफिज नहीं किया ना अपनी अदालत। देखे ना, मैंने आपको उस दिन भी एक नोटिफिकेशन दिया था जिस दिन बल्दियात के इलेक्शन से, ये देखें ना आप, इसमें आर्टिकल 245 का बहुत बड़ा है, इसलिए मैं ये नोटिफिकेशन है ऑफिशियल। अच्छा। तो आप अपनी जब सियासतों के लिए लगा सकते हैं आर्टिकल 245, तो दहशतगर्दी से जंग के लिए आप क्यों नहीं लगा सकते? ये लड़ाई थी। लेकिन बहरहाल ये लोग जीत गए, ये उसको उन्हीं अदालतों की तरफ ले गए। हम समझते थे कि दहशतगर्दी के केस अदालती फैसले के तहत, अदालत ने फुल बेंच ने फैसला दिया इस पे कि दहशतगर्दी के तमाम केस आप मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं। आप नहीं रहे, आप लोग जीत गए, हम हार गए। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी का या किसी का भी ये कहना कि करप्शन रोकना रेंजर्स का काम नहीं है, ये बात कहना ठीक है या गलत? बिल्कुल सही। रेंजर्स को नहीं रोकनी चाहिए। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूं। रेंजर्स ने कहीं करप्शन पे इन्वेस्टिगेशन की भी नहीं, ना रेंजर्स कर सकती है ना फौज कर सकती है। रेंजर्स के पास चूंकि आर्टिकल 147 सिविक सेंटर में क्यों घुस गए? वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं वसीम भाई, आर्टिकल 147 के तहत उसके पास पुलिस के इख्तियारात हैं।
इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो आपकी नैब और एफआईए ने उसको यूटिलाइज किया है। हाँ। अगर नैब और एफआईए ने पुलिस पर ट्रस्ट नहीं किया, रेंजर के पास चूंकि पुलिस ही थी, तो वो पुलिस को लेके, वो रेंजर्स को लेके वहां चले गए। रेंजर्स को इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार नहीं है, लेकिन अगर नैब और एफआईए 147 के तहत दिए हुए इख्तियारात के तहत उसको यूटिलाइज करती हैं तो बिल्कुल रेंजर्स कर सकती है, और रेंजर्स ने उन्हीं इख्तियार के तहत किया है। ताजा तरीन नोटिफिकेशन के बाद अब ये नहीं हो सकेगा। अब अगर नैब और एफआईए को पहले काम करना है तो पहले सेक्रेटरी गवर्नमेंट से या फिर कायम अली शाह साहब को दिखाएं, सबूत दिखाएं, फिर वो कहेंगे अच्छा सबूत ठीक है, चलो छापा मार लो। तो मैंने इसलिए तो कहा ये लोग एक हैं, आप लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे। और देखें, एक होते तो विफाक मुस्तरद क्यों कर देता? उनका ये इल्जाम नहीं है। मैं जो आपको इल्जाम देना चाह रहा हूं ना, एक नजरिए से वो सही भी समझ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो हेड कर रहा है नैब को। ठीक है, एज इट यही है ना। चौधरी निसार साहब जो है वो हेड कर रहे हैं वजारत दाखिला को। ठीक है, मैं इस चीज पे आपको कसम उठा के कहता हूं, पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारा जिसको मैंने खुद देखा बिल्कुल पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन करता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इन्वेस्टिगेशन करता है, और मैं आग बंद करके उसकी इन्वेस्टिगेशन मानने के लिए एफआईए। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। इलावा इसके नहीं, इलावा इसके कि कोई उसके ऊपर असरअंदाज होकर इन्वेस्टिगेशन को रोक सकता है या उसकी रिपोर्ट्स को दबा सकता है, जैसे कि मेरी रिपोर्ट्स को दबाया गया पार्लियामेंट तक ने। तो जब कोई भी असरअंदाज हो जाता है तो फिर साफ शफाफ कहा रही। मैं बता देता हूँ ना आपको, असगर खान केस में वो एफआईए कितनी जरूरी काम हो रही है अभी तक पता ही नहीं है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रल होते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। एफआईए ने क्या किया असगर खान केस का? आई डोंट नो, आपको रिपोर्ट्स मंगाए ना, आप रिपोर्ट्स मंगाए ना उनकी कोई ना कोई रिपोर्ट सबमिट हुई होगी ना। मेरी भी तो इन्वेस्टिगेशन इफ्तिखार चौधरी साहब ने एफआईए से कराई थी ना, तो अपने ऑफिसर से कराई थी ना जिनको क्रेडिबल समझते थे। तो वो रिपोर्ट आज भी पड़ी है, क्या हो गया उसका? कोई दे दे वो रिपोर्ट मुझे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इनका एक जो मैं इनका नहीं, ये तो अब आए कल, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं कि आप एक नजरिए से इंसाफ की तकमील की तरफ नहीं जा सकते। मियां नवाज शरीफ साहब खुद कन्विक्टेड हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब खुद कन्विक्टेड तैयार है जैकिंग केस वगैरह बिल्कुल पीएलडी 2000 में, और मैं उसकी कन्विक्शन अदालत ने उसको बरी भी कर दिया, पता ना जी। मैं आपको इसमें जरदारी साहब को भी कर दिया, माशाल्लाह सब बरी हो रहे हैं। नहीं सुनिए ना, लग रहा है आखिर में हम ही मुजरिम रह जाएंगे। तैयारा हाईजैकिंग केस में किया ही नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक पीएलडी 2000 जो है वसीम भाई अरसे से दिखाता आया हूं कि ये 6 अरब रुपए की। अच्छा, ये पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन मैं मुझे यकीन है आप जो पढ़ेंगे सही। नहीं, ये 6 अरब रुपए लिखे हुए इसमें। अच्छा, ये 6 अरब रुपए की करप्शन की थी मियां साहब ने, मियां शहबाज शरीफ। किस किताब में लिखा हुआ है? ये तमाम बैंकों के लोन लेके खा गए ना, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, आप गौर से पढ़िए। मैं ले लूं ये किताब? अच्छा, नहीं मैं आप मुझे ऐसे ही देने चले। अच्छा, ये इसमें तमाम बैंक्स की डिटेल दी हुई है। ये कौन सी उर्दू की 8वीं किताब है, क्या है ये पीएलडी 2000 है। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल किताब है, आपकी ऑनरेबल कोर्ट की ऑनरेबल बुक। सॉरी, फिर तौहीन हो गया बिल्कुल, इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया। ठीक है ना। अब इसके अंदर इन्होंने कहा कि बिल्कुल 6 अरब रुपए इन्होंने लोन लेके हजम कर लिए, यानी खा गए। इल्जाम लगा रहे हैं वक्त के हुक्मरानों पर। फैसला है, ये फैसला है, इल्जाम नहीं लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वरना अभी कोई पीएमएलएन का स्पोक्स पर्सन आ जाए टेलीफोन पे, वो कह दे ये फैसला नहीं है। चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अब ड्यूरिंग अभी पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब, वैसे रिकॉर्ड के लिए बता दें ये 6 अरब रुपया कब लिया था? ये 90s की बात है ना। ये तो पीएलडी 2000 यानी कि 97 98 का ये फैसला है, पार्टी की भी हुकूमत और 2000 का ये फैसला है। 2 साल ये केस चला और 2 साल बाद ये फैसला। मुशर्रफ साहब भी रहे, उसके बाद मुशर्रफ साहब रहे, फिर पीपल्स पार्टी रही, या फिर मियां साहब। तो ये सब क्या, इन सबों को मोहब्बत होगी नवाज शरीफ? आई डोंट नो, मैं तो आपको उसी तरफ लेके आ रहा हूं। मुशर्रफ साहब ने भी कुछ नहीं किया। एक्चुअल क्या हुआ, मुशर्रफ साहब ही के वक्त का तो ये फैसला है। मुशर्रफ साहब को जब इन्होंने निकाला है जबरदस्ती, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने फिर टेक ओवर किया। टेक ओवर करने के बाद ये अदालतों को, खुद इफ्तिखार चौधरी साहब इस बेंच में मौजूद हैं, 12 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया, उस कू को वैलिडेट किया, और उसके साथ ये बताया कि चूंकि इन्होंने 6 अरब रुपए की वाजे करप्शन की है, जो बैंकों से इन्होंने पूरी डिटेल मंगाई, बैंक्स रिपोर्ट के मुताबिक मियां साहब डिफॉल्टर थे, और उसका वाजे सबूत अब मैं दे रहा हूं कि ये फैसला कैसे सही हुआ। ये सुन लें। ये शहबाज शरीफ साहब ने अपने ऑफिशियल पेज पे ये लगाया कि शरीफ खानदान ने बैंकों के तमाम कर्जे अदा कर दिए। ये अच्छी बात है, बुरी बात है, कर्ज अदा नहीं करने चाहिए। वेरी गुड, मैं आगे आ रहा हूं ना। ये नेशनल बैंक ने इस चीज पे शुक्रिया अदा किया उनका। ये नेशनल बैंक का लेटर है, ये भी दिखाइए। क्लियरेंस लेटर ऑन अकाउंट ऑफ इत्तेफाक ग्रुप कंपनीज। यस, वो इत्तेफाक ग्रुप के ही तो कर्जे थे ना, वो भी तो मैं आपको वही किताब तो दिखा रहा हूं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सही किया था, ये चीज तो सामने आ गई। अच्छा, ठीक है ना। ये ले, ये इस बैंकों की पूरी डिटेल है जो इन्होंने कर्जे वापस किए हैं। ये नेशनल बैंक का ऑफिशियल लेटर दे रहा हूं मैं आपको। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का लेटर हेड है, जो कि शहबाज शरीफ साहब उन्होंने लेटर लिखा है। ऑफ कोर्स। अब मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, अब वो मेरी बात आप गौर से सुने। अभी मैं पूरा तो ब्रेक में पढ़ लूंगा। इस लेटर में क्या लिखा है आप बता दें। बस उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि 5 अरब रुपए वापस किए। खुद शहबाज शरीफ ने 5 अरब रुपए वापस किए शहबाज शरीफ साहब ने। कब वापस किए? अभी 6 महीने पहले ही किए ना। आप इसको अगर गौर से देखिए, इसमें लिखा है दिसंबर 23, 2014, 1 साल पहले। 1 साल पहले शहबाज शरीफ साहब ने 5 अरब रुपए वापस कर दिए। कर्जा लिया हुआ था, इसलिए ये कर्जा नहीं किया था, गबन लिया हुआ था। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने रखा है ना, इसमें गबन है।
6 अरब रुपए का गबन है, धोखा देके ये कर्जे हासिल किए गए थे, इसमें पूरे तफसीली फैसले में लिखा है। अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं वो सुन लें, छोड़ दें जी गबन है या नहीं है, मैं इससे नहीं मानता। ये चीज तो क्लियर हो गई ना कि ये अरबों रुपए वापस किए इन्होंने, इसका मतलब इसके बाद एक सवाल पूछ लूं जी, इसके बाद 5 साल आपकी हुकूमत आई थी तो वो उसने उस वक्त आपको नहीं मैंने आप अपने तमाम प्रोग्राम निकाले, आपके 6 प्रोग्रामों में यही किताब दिखाता रहा हूं, निकाले आप, और ये पाकिस्तान की आवाम जान ले, ये मेमोरी लेस कॉम के मैं यही किताब दिखाता रहा हूं। पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने जरदारी साहब को नहीं कहा कि साहब मुल्क की पैसा कहा ना, तभी तो निकाल दिया ना, कहा तो उन्होंने बोला ये किताब ज्यादा नहीं दिखाओ, मैंने बोला मैं तो दिखाऊंगा, पीपल्स पार्टी ने कहा ये ना दिखाएं आप, हमारे उनसे ये असल कहानी आपके और भी बहुत सारे हर इल्जाम पे मेरी रोज क्लास होती थी और 12 शोकाज मुझे मिले तो इन्हीं चीजों के मिले ना, वही तो बता रहा हूं मैं आपको। अब सुनिए आप मेरी बात, अब मेरा सवाल के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। आप अगर मेरा एक सवाल सुन लें जो मैं पाकिस्तानी कौम से करना चाह रहा हूं, शायद कोई मेरे दिमाग को समझ पाए। अच्छा वो क्या सवाल छोड़ दें, फिर ब्रेक के बाद आगे। 6 अरब रुपए इन्होंने लिए, 6 अरब रुपए में से 5 अरब रुपए इन्होंने वापस किए, इसका मतलब डिफॉल्ट तो कंफर्म था। अब आप कह रहे हैं मैं लेटर ब्रेक में पढ़ के तस्दीक करूंगा, उन्होंने खुद बोला हमने वापस कर दिए, नैब ने कहा उन्होंने पैसे वापस कर दिए। सुनिए सवाल ये कि इलेक्शन कमीशन 5,000 रुपए के यूटिलिटी के डिफॉल्टर पे तो डिस्क्वालीफाई कर देता है। अगर कोई नियाजी साहब जो पीएम पहले तहरीक इंसाफ में थे, अब पीएमएलएन में चले गए मियांवाली से, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का सबब भी जो है ना बैंकों से लिए जाने वाला कर्जा था जो उन्होंने वापस नहीं किया। तो मैं ये पूरी पाकिस्तान की आवाम से पूछना चाहता हूं कि ये दोहरा इंसाफ और दोहरा निजाम इंसाफ क्यों है? एक तरफ 5,000 ना देने वाला तो फौरन डिस्क्वालीफाई हो जाए, और जो 6 अरब रुपए के ऑफिशियल फैसले में डिफॉल्टर था वो कैसे इलेक्शन लड़ा और कैसे प्राइम मिनिस्टर सीएम बनाए पाकिस्तान के अंदर? कोई मुझे ये बता दे। ये सवाल है, अब जिस किसी को आना है तो इस पर बेशक आके मुझे जवाब दे। ये कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रिप्रेजेंटेटिव चाहे तो उसका जवाब दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। हमारी उनसे लड़ाई थोड़ी है, नहीं लड़ा जाए रे, लेकिन अच्छा ये मैं जरा ब्रेक ले लूं ताकि मैं जरा पढ़ भी लूं। और भाई आप मेरा सवाल ये है कि 5,000 रुपए पे और बैंक लोन डिफॉल्टर के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन है, कागजात ना मंजूर हो जाते हैं। क्यों नहीं है? ये तो बाकायदा सजा याफ्ता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की किताब में आपके सामने रख रहा हूं। तो अगर इन लोगों ने एहतसाब करना है खुद पीपल्स पार्टी के चोरों का, तो ना ये मैं कबूल करूंगा ना पाकिस्तान कबूल करेगा। ये एहतसाब अगर डायरेक्ट मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो जाए तो मुझे काबिल है, वरना नहीं है, वरना नहीं। सिविलियन विलियन पे एतबार करने का मूड नहीं है। आई एम सॉरी, मैं नहीं करता। वैसे ब्रेक पे जाने से पहले बता दें, फिर इसकी बात भी करेंगे। आपने कहा था जमहूरी मार्शल लॉ लगवा के रहूंगा, तो लगा दिया ना। खुश हैं अब आप? हाँ मैं तो खुश हूँ, लेकिन एक्टिव नहीं हुआ। आपने एक बात और भी कही, आपने कहा था इस जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दूंगा मैं, तो अब बेड़ा गर्क हो गया या मजीद भी कोई ख्वाहिश? कब का जमहूरियत का अगर बेड़ा गर्क करना होता तो मैं टेक ओवर की बात करता ना। मिलिट्री एक्ट 1953 को मार्शल लॉ कहा जाता है, जो इन तमाम सियासतदानों ने बशमूल शहीद बेनजीर भुट्टो की पार्टी ने इसको वोट करके आइन में लगवाया है। तो अब ये जमहूरी मार्शल लॉ, इसको डेमोक्रेटिक बुक कहा जाता है। पाकिस्तान में जमहूरी मार्शल लॉ लग गया, लग चुका है, एक्टिवेट नहीं। मुबारकबाद दें हम कौन को, एक्टिव हो जाए तो दे देना मुबारकबाद। वो 245 का आर्टिकल है, 2 दिन के लिए एक्टिवेट हुआ था तमाम उस जगह पे जहां पे इलेक्शन हुए, और इस्लामाबाद में आज भी एक्टिवेट है, शुमाली वजीरिस्तान में आज भी एक्टिवेट है, पाकिस्तान के तमाम कैंटोनमेंट एरिया के अंदर एक्टिवेट है। तो अगर इसको पूरे पाकिस्तान की सतह पे फैला दें तो मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा ना। उसके बाद मियां नवाज शरीफ का हम साए बन के साथ देंगे, हम इसकी जमहूरियत को मजबूत करेंगे, इनकी हुकूमत को मजबूत करेंगे, लेकिन दहशतगर्दी के केस मिलिट्री कोर्ट में चलने चाहिए, जो आपके सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। एक ब्रेक लेते हैं। फैसला आबी साहब बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं इल्जाम है ये सुप्रीम कोर्ट की लफ्ज इल्जाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं जनाब ये है PLD, इसमें लिखा है कि 6 अरब रुपए के कर्जे लिए मियां शहबाज शरीफ साहब ने, खा गए लेके गबन कर लिया। इसमें ये लिखा हुआ है ईटिंग द मनी, खा गए गबन। आप इसका ये आपको हदिया कर जाऊंगा, आप पढ़े रात को इसको। अच्छा, पूरा पढ़ें। मैं पढ़ लेता हूं, बल्कि मैं आपको वो निकाल आप निकाल लें, मैं ब्रेक में पढ़ लेता हूं। और साथ में लेटर दिखा रहे हैं कि जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया। नेशनल बैंक वाला आ जाए कोई मेरे ऊपर। शहबाज शरीफ कहा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, आज आपने सुना एक कॉन्वोकेशन हो रहा था, उसमें प्रोफेसर ने कहा था शुक्रिया राहिल शरीफ साहब को कहा। ये कह रहे हैं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा शुक्रिया शहबाज शरीफ। ये मैं जरा पढ़ता हूं। और शुक्रिया पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन के तुमने दोहरा निजाम राइज कर दिया। गरीब को तो जूते मार के निकाल देते हो जो 5,000 ना दे, जो 6 अरब रुपए का ऑफिशियल डिफॉल्टर है उसको तुम वजीर आजम मियां वाली वाले को निकाल दिया और मियां साहब को वेलकम। बिल्कुल ऐसे ही मियां वाली से मियां साहब तक का ये है वो जी, ये ब्रेक में पढ़ लेता हूं, ये तफसीली फैसला है, ये इनका पेज है, ये पढ़ लें। ब्रेक लेता हूं, ये ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। ब्रेक पे जाने से पहले फैसल रजा आब्दी साहब ने 2-3 बड़े दावे किए हैं। अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव चाहे तो अभी भी इस प्रोग्राम में आके या बाद आके इस पे बात कर सकता है, इस पे वजाहत दे सकता है।
वो ये कहते हैं जनाब, ये PLD इन्होंने मेरे सामने रखी है, जिसमें वो ये कहते हैं कि जनाब, और लिखा हुआ है इसमें कि मुख्तलिफ बैंकों से किस किस बैंक से कितने मिलियन रुपए कर्जा लिया गया, कुल मिला के अमाउंट बनती है 6 अरब रुपए, 6 अरब रुपया। फिर साथ में फैसल आब्दी साहब एक लेटर दिखाते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लेटर हेड का, जिसमें उन्होंने मुखातिब किया है शहबाज शरीफ साहब को और उनका इंतहाई शुक्रिया अदा किया है कि आपने क्या कमाल मुजाहरा करते हुए, यानी तारीख में पहला इस तरह का केस हुआ है कि आपने 17 साल पुराना जो मामला हल करते हुए आपने सारे का सारा कर्जा अदा कर दिया है। अब 17 प्रिंसिपल प्लस मार्कअप प्लस कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लस अदर चार्जेस, ये गलत है। इसमें अभी प्रिंसिपल नहीं दिया आप कह रहे हैं 6 अरब है तो 5 अरब में प्रिंसिपल कहां गया, तो मार्कअप कहां गया, तो कॉस्ट कहां गया। बहरहाल ये सेटलमेंट है इनकी, अल्लाह जाने। अच्छा, ये हाँ। प्ली बार्गेन हो गया जी जो। हाँ। फिर वो ये कहते जनाब कि उनका सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये है कि अगर कोई भी एक आम कैंडिडेट इलेक्शन में उस वक्त तक हिस्सा नहीं ले सकता जब तक उसके जिम्मे 50,000 रुपया भी बैंक का या किसी भी और शख्स यानी किसी भी बैंक का वाजिबुल अदा हो, तो ये 5 अरब रुपया जो कि दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने आज से 1 साल पहले वापस किया। एक तो कह रहे हैं कुछ लिया होगा तभी तो वापस दिया होगा, वरना 5 रुपए भी क्यों वापस दें, तो कुछ लिया होगा। और 17 साल पुराना फैसला है आपके सामने। तो और फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर उन्हें कैसे अहल करार दे दिया इलेक्शन लड़ने के। मियां साहिबान को दोनों मियां नहीं, ये तो नवाज शरीफ साहब का इसमें क्या ताल्लुक है? नहीं, वो इल्जाम तो कन्विक्शन तो दोनों भाइयों की एक साथ उसमें है ना, तो दोनों इत्तेफाक ग्रुप के मेन सरबराह थे उस दौरान। तो आप कह रहे हैं दोनों को इलेक्शन लड़ने के नायल थे दोनों? जी हाँ। अब ये इसका कोई भी नून लीग का बंदा तो चाहे, अगर ऐसे लोगों ने एहतसाब करना है पाकिस्तान में जो खुद कन्विक्शन का शिकार रहे हैं, तो कोई भी नहीं मानेगा। तो इसे सबका एहतसाब जो है वो फौजी अदालत को करना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट में करना चाहिए। मैं भी देखें सुने, ये गोल दायरा है। अब इधर है पीपल्स पार्टी, ये है PMLN, ये है PTI, ये है ANP, ये है फला जमात, ये है फला जमात। अब मैं हूं, समझे कि मैं हूं एक अलग जमात, वॉइस ऑफ शोहदा हूं। मैं कहता हूं मैं इसका फैसला नहीं मानूंगा, ये तो खुद चोर है। वो कहता है मैं इसका फैसला नहीं मानूंगा, ये भी चोर है। वो कहता है मैं इन सबका नहीं मानूंगा, ये सारे चोर हैं। तो इसलिए एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। और ये सब कहते हैं कि फौज का काम जो है वो करप्शन, सब फौज पे यकीन रखते हैं। वो कहते हैं लेकिन करप्शन रोकने का काम बिल्कुल फौज का काम नहीं है। तो फिर फौजी अदालत में क्यों जाए करप्शन? इसलिए कि वो अदालत है मियां, अदालत में फौजी अदालत है ना, काजी होता है। अदालत कहते हैं इस अदालत में क्रिकेटर होता है, इस अदालत में काजी होता है। सुन लीजिए, काजी होता है। फौजी अदालत भी तो एक अदालत है ना, इंसाफ करने वाला अदालत। आपके कुरान के अंदर सूरह अल माइदा के अंदर लिखा है जो अगर काजी गलती करेगा तो सीधा जहन्नुम में जाएगा। मैं इस पे ईमान लाया हूं, आप भी ईमान लाए हुए। उसमें कहां लिखा है कि व्हाइट कोर्ट में होना चाहिए, ब्लैक कोर्ट में होना चाहिए, जो भी फैसला करे वही काजी है। तो वो अदालत है, फौजी अदालत है। फौज उसके अंदर आके अपना केस पेश कर सकती है। आपको पूरा राइट है, आप काले कोट वाला वकील ले जाके डिफेंड कर ले वहां पर। लेकिन आपका जिस जमात से ताल्लुक रहा है वो तो बबांगे दोहल कहती है कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा हमें तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने वोट किस दीवार से लगाया हमें। वोट किस लिए दिया 21वीं तरमीम पे? अब वो तो उनसे पूछ सकते हो। तो आप उनको बुला के पूछे, मैं यही तो पूछता हूं उनसे। अच्छा, तो अगर फौजी अदालत में मुस्लिम लीग नून की हालत क़यादत की मुकदमा चलने चाहिए, पीपल्स पार्टी की भी हालत क़यादत की चलने चाहिए, अगर कोई दहशतगर्दी के अंदर मुलविस रहा है तो उसके चलने चाहिए। ये जो आप 6 अरब बता रहे हैं इसका दहशतगर्दी से ताल्लुक मैंने नहीं। कब कहा कि इसको दहशतगर्दी में ले जाओ भाई? ये तो इवन करप्शन है और इसका फैसला हो चुका है, इन्होंने पैसा वापस किया। मैं तो ये पूछ रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने नियाजी साहब को समेत हजारों लोगों को रोका है, इनको कैसे लड़ने दिया और इनको प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनने कैसे दिया है? मेरा ये सवाल है। देखिए ना, यहाँ पर तो वो स्विस केसेस के इतने बड़े बड़े डब्बे गायब हो गए थे, कागज भी गायब हो गए। मेरी बात सुने ना, स्विस के सारे डब्बे गायब हो गए। बिल्कुल ठीक है, तो सुनिए ना, 2013 तक तो हम स्विस केस रोजाना सुना करते थे। हमने तो सारे प्रोग्राम ही, मैंने तो 90% प्रोग्राम ही स्विस केस पे किया है। इसके अंदर मैं तो बहुत इसमें परफेक्ट हूँ इस केस को लड़ने में। तो आप मुझे बताएं कि अभी 2 साल से इस पे कोई प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ मीडिया के अंदर? क्या पैसे वापस आ गए आप लोग के पास? जरदारी साहब बरी हो गए ना, क्या करें? किसने का बरी हो गए? अदालत ने कहा ना, लोगों का आपका है ना भाई, आपका है ना। 2 साल आप प्रोग्राम कर लें, आप अदालत से पूछ। अगर अदालत ने आपके बरी कर दिया तो ये आपकी जमहूरी अदालत है, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप अदालतों से पूछे। स्विस कोर्ट ने भी कह थे ना टाइम बार हो गया है, सारा कुछ मामला। तो आपने फिर सारे टाइम बार तो 2007 में हुआ था, तो 5 साल फिर टाइम बार्ड हुई हुई चीज के ऊपर आप क्यों दुकानें लगा के बैठे रहे मीडिया वाले? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। नहीं तो वहां पे उस वक्त एक मुकदमा जेर बहस था। मुकदमा उससे पहले ही खत्म हो गया था जब जस्टिस कय्यूम और राशिद को फायर किया था। खुद इफ्तिखार खत्म तो अभी हुआ ना, कल की बात है ना। पाकिस्तान में ये मुकदमा हजारों बार चला है। जब यहाँ पर कोई गैस पाइपलाइन करने जाओ, कोई प्रोजेक्ट करने जाओ, तो यही मुकदमा चला करता था। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपने जस्टिस राशिद को और जस्टिस कय्यूम को फारिग किया था खुद इफ्तिखार चौधरी साहब ने, इसलिए कि मैंने यहाँ पर आप ही के एक चैनल के अंदर खुद एक टेप रिलीज की थी जो उस वक्त अदालत में पेश की गई थी कि इसके अंदर वो मियां साहब और कय्यूम साहब गुफ्तगू कर रहे थे। उसी को बेस बनाते हुए इसको बदनीयती की बुनियाद के ऊपर किस केस को फारिग कर दिया गया था। तो फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब इसके ऊपर क्यों दुकान लगा के बैठे रहे? मैं ये पूछना चाह रहा था।
और सरकार अब देखे ना, माजी की बात चली जाएगी, एक खत लिखने का मामला था, खत नहीं लिखा तो इसलिए मामला लंबा होता चला गया। जो खत लिखा वो खत तो लाइए, आप खत लाइए ना, जो लिखा है वो खत लाइए। मैं वो खत देखना चाहता हूं कि वो लिखा क्या गया था। क्यों, आपको नहीं पता उसमें? मुझे तो पता है, मुझे मेरे पास तो दोनों खत पढ़े, जो लिखा गया वो भी पढ़े, जो छुप के लिखा गया वो भी पढ़ा। हाँ, ये अजीब ड्रामा किया था, सबके सामने कुछ और लिख दिया, पीछे एक और खत लिख दिया। इस तरह हुकूमत चल रही थी पाकिस्तान में। अदालत के मुअज़्ज़िज़ जज मुलव्विस हैं, जो 5 साल तक इस पे केस चलाते रहे, वो इसके अंदर मुलव्विस हैं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू करेंगे। वो जज साहबान तो बेचारे कहते रहे कि खत लिख दो, आप आगे बढ़ते हैं। रिटायर्ड जजों की बात। हाँ जी, अभी मौजूदा जो बेंच है इसमें वो लोग मौजूद नहीं। आप साबिक जजेस की बात कर रहे हैं। मैं बता रहे इफ्तिखार चौधरी साहब को वैसे ही बड़ी खास मोहब्बत रही है। नहीं, आपको रही है, मुझे तो नहीं रही। जस्टिस पार्टी की मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप लोग रिटायरमेंट के बाद आप लोग की मोहब्बत खत्म हो गई अचानक, और मेरी 2009 से शुरू हुई और आज तक मौजूद है। भाई मैं वापस नहीं होता, एक बार खड़ा हो गया, मुझे फिर वापस कोई नहीं कर सकता, फिर मुझे मौत तो कोई दे सकता है, लेकिन स्टांस पे एक तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा, अगर खड़ा हो गया तो फिर मैं होऊंगा। असल में मामला इफ्तिखार चौधरी साहब का नहीं था, वो सिंबॉलिक बात। चले आपको याद है ना, बेनजीर भुट्टो साहबा भी गई थी। चले अब मैंने आपके सामने केस रखा है, पूरा पाकिस्तान और एंकर से मेरी गुजारिश है मुझे इसका जवाब दे। अब ये बता दीजिए, एक अब आज की हालात बात है, एक तरफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगेन तज्जिया ले रहा हूँ, पीपल्स पार्टी स्पोक्स पर्सन नहीं, आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, उनकी स्पोक्स पर्सन तो नहीं ना, तज्जिया दिया आपने। हाँ चले आप आगे आए। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ये निसार साहब और एस्टैब्लिशमेंट जना में दीवार से लगा रही है, तो कौन ठीक कह रहा है? पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट। पीपल्स पार्टी की क़यादत को हमेशा मैंने एक चीज से आगाह किया। वो क्या? कि जिस वक्त अफवाज पाकिस्तान ने तालिबान को दुश्मन डिक्लेयर किया, हमेशा मैंने पीपल्स पार्टी की क़यादत से ये कहा कि आप फौज की बैकबोन बने, एमकेएम की क़यादत को आप फौज की बैकबोन बने, एनपी को कहा आप फौज की बैकबोन बने, निशाना आप लोग हैं। ये नवाज शरीफ की बातों में आके फौज से टकरा गए बिला वजह में। इन्होंने तारीख की सबसे बड़ी गलती, नवाज शरीफ खुद तो झप्पी डाल के बैठे हैं बहुत। तो यही तो, ये इनको सीखना चाहिए, तो ये इनको समझना चाहिए। और बहुत अरसे बाद कल जो इनकी तकरीरें थी पीपल्स पार्टी, सुनिए, छोड़े सारों की बात कर रहे हैं ना, हम तो मजमूई तज्जिया करेंगे ना। उसके अंदर अगर इन्होंने अपनी टून को थोड़ा सा चेंज किया है तो उसके बाद कितना खुशगवार माहौल नजर आ रहा है इनके लिए कि जो सुबह शाम एंकर इन पे तीर मारा करते थे वो भी इनकी तारीफ करने पे मजबूर हो गए। तो पीपल्स पार्टी को अवामी की सिनेरियो को समझते हुए इसको पॉलिसी बनाना चाहिए कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जब दाश का खतरा मौजूद है, फौज की बैकबोन बने। सर, आपस की बातें लड़वाने की कोशिश तो जरदारी साहब ने की थी मियां साहब को फौज से, उस वक्त जब बहैसियत सदर पाकिस्तान असेंबली से आखिरी खिताब किया, मैं उस वक्त मौजूद था, तब कहने लगे बिल्ले को जाने ना देना। अपने दौर में कुछ नहीं किया मुशर्रफ साहब को, मियां साहब को कह रहे तुसी इन्होंने पै जाओ, वो पै गए, सारा बेड़ा गर्क हो गया। नहीं, तो ये काम मियां जरदारी साहब ने किया बेसिकली कोई मियां साहब को लड़वाने की कोशिश की। कोई भी सियासत क्या कौन सी की यार, किसने की, कैसी की, किस तरह की? जरदारी साहब ने कहा ना बिल्ले को जाने ना देना, ये आपके सामने कुछ भी नहीं किया। सुनिए ना, वो देखें, ये आपके सामने किताब पढ़ी है, ठीक है ना। बिल्ला वो नहीं होता जो 3 नवंबर को अगर डिस्कस करे तो बिल्ला वो नहीं होता जो 3 नवंबर को दूध पिया। बिल्ले ने तो 1999 में दूध पिया, तो 1999 को डिस्कस करें ना आप। अगर 3 नवंबर में तो परवेज मुशर्रफ साहब का इकदाम जो था वो आईनी और कानूनी था, उस पर मेरा चैलेंज है। इमरजेंसी का इकदाम आईनी और कानूनी 110%। परवेज मुशर्रफ सब कुछ हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता, मैं आपको इसकी गारंटी दे रहा हूं। जजिस को घर भेजना आईनी और कानूनी था, 110%। बेनजीर साहबा के पास समझ में नहीं आ सकी। बेनजीर साहबा तो उस वक्त तकफीरियत के खिलाफ खड़ी हुई थी ना, इसलिए तो बेनजीर साहबा को उन्होंने कहा मुशर्रफ ने मुझे डिच किया, धोखा दिया मुझे इमरजेंसी लगा के। सुनिए ना, कौन सी इमरजेंसी लगा के? 3 नवंबर में को जो भी किया, 3 नवंबर को जो भी किया मुशर्रफ साहब ने, बेनजीर साहबा ने उसको कहा कि इसने डिच किया, लिखा हुआ किताब में। आईनी थी और कानूनी थी, मैं ये कह रहा हूं। तो बेनजीर साहबा क्यों उसके खिलाफ खड़ी हो गई? आई डोंट नो, पीपल्स पार्टी से पूछ। तो बेनजीर साहबा की राय से आपकी राय मुख्तलिफ है। 3 नवंबर के उस वक्त जैसे ही आर्टिकल 245 का निफाज हुआ ना इमरजेंसी में, तो उस वक्त फौरी तौर पे मिलिट्री कोर्ट खुल गई थी। बेनजीर साहबा उस मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ थी, इमरजेंसी के खिलाफ नहीं थी। जब आपने मिलिट्री कोर्ट लगाई थी उस वक्त लाल मस्जिद के दहशतगर्दों को ट्रायल करने के खिलाफ बयान दिए थे। आपकी मर्जी, आप लोग नहीं मानते, खुल के दिए थे, मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ दिए थे। आप मेरे से इस पर रिसर्च है, आप हम इस पर प्रोग्राम करेंगे। इमरजेंसी प्लस जिसको कहा प्लस होता ही नहीं है, प्लस और माइनस तो ये साफियों की बात है। इमरजेंसी इज इमरजेंसी। प्लस इसलिए हो गया कि ये अदालतें कंटिन्यू कर ली पीसीओ पे ओथ दिला के, इसलिए प्लस हो गया वो, वरना इन अदालतों का तो काम ही खत्म हो गया था। तो मिलिट्री कोर्ट लग गई थी फौरी तौर पे। उस वक्त अगर लाल मस्जिद के मफरूर दहशतगर्दों का ट्रायल परवेज मुशर्रफ उस मिलिट्री कोर्ट में करना चाह रहा था, उसको रोक लिया, इसलिए इसको सिविल मार्शल लॉ डिक्लेयर किया। अभी जो माइंडसेट जिसने 21वीं तरमीम बनाई, उसने आर्टिकल 8 के सब सेक्शन 3 के अंदर डाल के इस्तिस्ना लिस्ट में इसको डेमोक्रेटिक मार्शल लॉ कर दिया, जिसको खुद पार्लियामेंट ने वोट दिया। तो अब पीपल्स पार्टी जमहूरी मार्शल लॉ लग गया है, के अंदर लग गया है, लग नहीं रहा, लग गया है, जमहूरी एक्टिव नहीं हुआ, ब्रैकेट में जमहूरी एक्टिव नहीं हुआ, एक्टिव होगा आर्टिकल 245 के निफाज के साथ। ठीक है, थोड़ा खाली वो जुल्फे सवारने की बात रह गई, मतलब हो गया, मेरा काम हो गया कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 8-9 साल से जिस काम पे लगा हुआ था, सिर्फ पूंछ रह गई है, मैं उस पूंछ को धक्का दे रहा हूं और बड़े ढीठ लोग हैं, उसको धक्का नहीं जाने दे रहे ये लोग।
ठीक है, आपको भी कोई धक्का दे रहा है पीछे से? मुझे मेरे कोई शौदा आप के मारेंगे? लवाकिन दे रहे हैं ना, चलो, चलो। शौदा के लवाकिन दे रहे हैं ना। आप मेरी बात सुने, एक ब्रेक ले लूं मैं। अच्छा, और ब्रेक के बाद जब आखिरी सेगमेंट होगा तो मैंने ये सवाल आप जरूर पूछना है। 27 दिसंबर कल गई है, तो आप भी साहब 8-9 साल हो गए बेनजीर साहिबा की शहादत को, पीपल्स पार्टी की इसमें हुकूमत भी रही। क्या आपको मालूम है कि बीबी साहिबा को किसने मार दिया? ये आपसे ब्रेक के बाद पूछूंगा, छोटे से ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहते थी आबदी साहब। बेनजीर साहिबा अपनी शहादत से पहले बता गई एक लेटर में कि इन 3 लोगों में मुझे शक है, मुझे कुछ हुआ तो इन 3 लोगों के नाम। ये 3 जिम्मेदार होंगे। हाँ, एजाज शाह साहब, हमीद गुल साहब, परवेज रईस साहब, जो के बाद में नायब वजीर आज़म बन गए। बिलावल साहब बीबी के शहादत के बाद में बताते रहे मुशर्रफ मेरी माँ का कातिल है, कोट अनकोट बिलावल जिम्मेदार जी जिम्मेदार है। अच्छा, एक महफिल में यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नारे लगे बीबी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। गिलानी साहब ने कहा रुको भाई, जिंदा नहीं है, बैतुल्लाह महसूद कातिल था, मारा गया है। जरदारी साहब ने कहा एक माइंडसेट है बीबी का कातिल। सर किसने शहीद किया बेनजीर साहब को बता दें। बिल्कुल, जिसने धमाका किया उसने शहादत के लिए आया था। वो जामा हक्कानिया अकवाड़ा खटक का तालिब इल्म था, वहाँ आज तक कोई गया नहीं देखने के लिए। जिसने गोली चलाई उसकी लाश का रिकॉर्ड नहीं है, वो कौन था? पूरी दुनिया गाती कर रही है, क्यों नहीं? इसलिए इसका मतलब वो जिंदा है। जिसने गोली चलाई वो जिंदा है, ऑफ कोर्स, वरना रिकॉर्ड आप ले आए उसका। कहाँ है? 35 आदमियों का रिकॉर्ड है। बस अब उड़ गया, जो धमाका वाला उड़ गया उसका पता चल गया फिंगरप्रिंट से या जहां से भी चला कि ये अकवाड़ा खटक का तालिब इल्म था, वहां पढ़ के आया जिहाद की तालीम लेने के लिए। जिसने बीबी पर गोली चलाई वो शख्स जिंदा है। ऑफ कोर्स, अगर रिकॉर्ड नहीं है तो फिर जिंदा है। तो इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है मुल्क में, वो बंदा नहीं पकड़ा जा रहा है। आई डोंट नो, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि अब तक मदरसे की तो किसी ने कुंडी हिला के पूछा नहीं। अदालत में 8 साल से केस चल रहा है, मखसूस लोगों को बुला के उनसे बयानात लिए गए। लोग कहते हैं जी रहमान मलिक बाबा रहमान छोड़ के भाग गए, शायद वो इसके अंदर मुलविस है। तो दोनों इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। एक तो रोजाना टीवी पे बैठे होते हैं, एक कल जलसे में खड़े थे। तो इनको गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। गिरफ्तार इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, गिरफ्तार करें ना करें, अपने आप को उनको खुद पेश करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। फोन किसका आया था बीबी साहिबा को कि आप पर जरा देखें? फोन अब नाहिद खान और सफदर अब्बासी बराबर में बैठे हैं। अगर कोई फोन आएगा और मैं बिल्कुल बराबर में बैठा हूँ तो मैं उनको जिक्र करूंगा या उनके इल्म में होगा कि नाहिद खान साहिबा के पास फोन होता है तो नाहिद खान को बुला के पूछें। और अगर जो लोग कहते हैं कि आसिफा जरदारी ने फोन किया था तो वो भी कल खड़ी हुई थी, तो आपका मीडिया उनको बुला के एक बार पूछ ले कि आपने फोन करके खड़ा करवाया था या नहीं करवाया था, ताकि मुहिम वो थोड़ी कोई आपकी तरफ उनको फोन करूंगे हाँ वसीम भाई क्या हाल है यार। कल सारा मीडिया उनसे इंटरव्यू ले रहा था, तो एक सवाल ये भी कर लेते। जब आप लोगों ने 8 साल में यही सवाल नहीं किया और फिर आपने जवाब नहीं मिला ना। मसला बीबी की शहादत है या जरदारी साहब है? बीबी की शहादत का जो जिम्मेदार है वो मसला है। तो जिसने धमाका किया उस पर इन्वेस्टिगेशन करो ना। जिसने धमाका करके वहां मारा, मैं करूं इन्वेस्टिगेशन या वो करे जो 5 साल हुकूमत में रहा है, जो कि बीबी साहिबा की जानशीन थे? उसी अदालत में रहे ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, इन अदालतों में तो 2000 में जब इमाम बारगाह हैदरी पे और नशर पार्क में धमाका हुआ था, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। 85,000 में से किसका कातिल आज तक निकल के आया सामने? आप बता दीजिए ताकि हम वहां चले जाए। इसी अदालत इसीलिए मैंने कहा था बरी हो जाए जरदारी साहब, ठीक है वरना गलत। सुने, जब 1 साल पहले जैसे ही मिलिट्री कोड लगी है, मुझे यकीन था कि यहाँ 15 दिन में इंसाफ हो सकता है, जैसे एपीएस के दहशतगर्दों के खिलाफ इंसाफ हुआ और 12 के 12 लटक गए। तो पीपल्स पार्टी को यही तो मैं चीख रहा हूं, अगर तुम में इल्जाम आ रहा है तो तुम इसको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करा लो, ताकि महीने में पता चल जाए असल कातिल कौन है। क्यों नहीं कराते? इसलिए कि उनको लाश चाहिए सियासत करने के लिए, किसास और कत्ल से तो उनका वास्ता ही नहीं है। पीपल्स पार्टी को लाश चाहिए, बिल्कुल। यही हुआ है या नहीं है? अगर नहीं है तो कल ले आए मिलिट्री कोर्ट में। जब सबीन महमूद का भेज सकते हैं, खालिद सुमरो के लोगों ने जाके वहां पे धरना दिया तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसको मिलिट्री कोर्ट में भेजेंगे। इसका मतलब पीपल्स पार्टी खुद नहीं चाहती इसमें इंसाफ हो, दैट्स ऑल। कोई शक है इसमें? तो जब उसके लवाकिन ही नहीं चाहते इंसाफ हो, तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं भाई? जब पाकिस्तान में 85,000 शौदा के लवाकिन ही नहीं चाहते कि उनका इंसाफ मिलिट्री कोर्ट में, वो आवाज ही नहीं निकालते। पता नहीं क्या डर है लोगों को मिलिट्री कोर्ट से, किस चीज के चोर बैठ यहाँ पे दिल में घुसा हुआ है। जब कुछ नहीं किया, कोई मुलविस नहीं है, लेट्स ट्रायल इन द मिलिट्री कोर्ट, दैट्स ऑल। डॉक्टर आसिम के केस का क्या आपके ख्याल में निकलेगा? देखिए, डॉक्टर आसिम का केस तो चला गया। एक तो पूरे पाकिस्तान में 85,000 लोग जो शहीद हुए, उनके दहशतगर्दों को पकड़ना तो सवाल रहा ही नहीं। अब तो आ गया पूरा मामला डॉक्टर आसिम के पास, वो चले गए। किसने बनाया सवाल? मीडिया ने बनाया। और किसने? मीडिया ने बनाया। ऑफ कोर्स मीडिया ने बनाया। अब मेरी बात सुने, मैं उसकी वजह बता देता हूं आपको। अगर कितनी करप्शन की है डॉक्टर आसिम ने? 50 अरब 100 अरब, ऐसे ही है ना। ये अबराज ग्रुप की प्रोफाइल है और ये वो तार चोरी करके जो है ना, ये स्टेनलेस, ये है एल्युमिनियम के तार। 800 अरब रुपए का कॉपर चोरी कर लिया। मैं मीडिया वालों से पूछता हूं, अब तो डॉक्टर आसिम का ट्रायल हो रहा है ना अदालत में। हाँ। तो अगर आपका मसला दहशतगर्दी, मुआशी दहशतगर्दी है और पाकिस्तान का पैसा और एसिड चोरी करना है, तो आपको कसम है अब आपकी मां की, आप कल से जो है के इलेक्ट्रिक में करो प्रोग्राम।
के इलेक्ट्रिक के 800 अरब ये तार चोरी कर लिया और ये एल्युमिनियम का लगा दिया पूरे कराची में। और ये तो लेबोरेटरी टेस्ट भी पड़ी है, रिपोर्ट पड़ी है, ये विजिबल ही नहीं है, इसकी वजह से ओवर डोपिंग हो रही है और मीटर तेज चल रहे हैं जिसकी वजह से 35-35 हजार बिल आ रहा है। तो हर घर 35 हजार का भत्ता तो दे सकता है इंडिया के दहशतगर्दों को या अबराज कैपिटल को। ये अबराज कैपिटल की पूरी प्रोफाइल है, ये उसके तमाम मैनेजमेंट है, ये तमाम इंडियंस और इसराइली हैं, ये ले पड़े, ये इनके वो तमाम कंपनी आप पे सू कर सकती है, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो कंपनी ऑफिशियली नहीं है पाकिस्तान में। मैं कह रहा हूं अल्जोमिया की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैमन आइलैंड में जाली है, तो एक जाली रजिस्ट्रेशन वाली कैमन आइलैंड की कंपनी पाकिस्तान में 800 अरब रुपए का कॉपर ले जाए तो मीडिया पे डॉक्टर आसिम पे प्रोग्राम करने वालों का हक नहीं बनता कि एक प्रोग्राम इस पे भी करो, या इश्तिहारात की नजर हो गया ये पूरा करप्शन। अगर पाकिस्तान में करप्शन ही मसला है तो के इलेक्ट्रिक पे करो ना, ये केएसबी बैंक भेज दिया 1000 रुपए में। पूरी दुनिया खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 7% पे स्टेट बैंक से लोन लेती है, ये 0.1% पे इसको 20 अरब रुपए लोन दे दिया आपने इस्लामी बैंक को। क्यों? मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं किस लिए 8% के ऊपर लोन लूं? कोई है इसमें प्रोग्राम करने वाला? पाकिस्तान में एक डॉक्टर आसिम मसला है क्या? तो आपको भी डॉक्टर आसिम में बहादुर इस पर तकलीफ है? नहीं होनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट में लाइए, मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जल्दी ट्रायल कीजिए, और अगर बाबा लाडला का इलाज किया तो फांसी का फंदा डालें, ये कह रहा हूं। जो कि किया है आपके ख्याल में? अब आपके मीडिया ही बताता है किया, इनको पकड़ो ना, अगर नहीं किया तो फिर इसके गले में फंदा डालो जो इस पे बात कर रहा है। और वो ये कहते हैं, वो सिर्फ रेंजर्स की तहवील में रहने पर ये कहते हैं कि मुझे खा जाएंगे, मुझे कच्चा जमा जाएंगे। आप कह रहे हैं उनका पूरे का पूरा केस लेके जाओ। अभी वहीं पे है ना, मैं रेंजर्स की तहवील में, तो खा गई होगी रेंजर, जाके चेक कर लें, खा गई होगी अब तक रेंजर, उनको जाके चेक तो करें। अब वो खुद कहते हैं ना, मैं तो उनका भाई मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, अगर मसला करप्शन है तो ये 800 अरब रुपए की करप्शन, इससे बड़ी करप्शन। अच्छा, एक और भी कुछ अरब की करप्शन हुई थी, कुछ डॉलर्स की, आखिरी बस कुछ सेकंड रह गए। मतलब फिर करप्शन मसला नहीं है, फिर डॉक्टर आसिम मसला है, सीधी बात है, मसला है, सीधी। तो फिर आए ना इसके ऊपर, इस पे प्रोग्राम करें 800 अरब रुपए का कॉपर कैसे चोरी किया। इसका सैंपल ले लेता हूं आपसे। और अयान अली की भी करप्शन मसला है, टेस्टिंग रिपोर्ट। अयान अली आखिरी 30 सेकंड रह गए मेरे पास, 30 सेकंड में तो। अच्छा अयान अली, चलो मेरे भाई, ये ट्रिब्यून रिपोर्ट है आपके। इसहाक डार ने 4.5। यार मैं अयान अली का कह रहा हूं, इसहाक डार आ रहा हूं ना, फिर अयान अली मसला है ना, फिर इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग मसला नहीं है। इसहाक डार ने 4.5 मिलियन अपने बच्चों को दिए, खुद कह रहा है मैंने दिए काम करने के लिए। वे ऑफ ट्रांजैक्शन पूछ लो, पता चल जाएगा कौन मसला है पाकिस्तान के अंदर। खुद लेटर लिख के उसने पिछली मर्तबा बताया कि सारी मनी लॉन्ड्रिंग मैंने की है, तो आप उसको तो डिस्कस नहीं करो। आपका मसला अयान अली और डॉक्टर आसिम में, दैट्स ऑल, ये पता चल गया आज हमें पाकिस्तानियों को। इन पर बात ना करो, बाकी सब पे मैं कह रहा हूं इनको फांसी दो यार, आप मिलिट्री कोर्ट में दो ना, इनको ले जाओ ना, आप इन अदालतों से मुल्क ना हवाले करते मिलिट्री कोर्ट के। यार मिलिट्री कोर्ट के तो हवाले आपने कर दिया आइन में लगा के, अब मुझ पे क्या आप चीख रहे हो? इनको पूछो ना जिन्होंने वोट दिए, मैंने थोड़ी किया है। चलो ठीक है, लेकिन आप जमहूरी मार्शल लॉ तकरीबन लगवा चुके हैं, इसके आपको अल्हम्दुलिल्लाह बस दुम रह गई है। जब पूरा मार्शल लॉ हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको इतना सुकून हो जाएगा। पीपल्स पार्टी फौज से ताल्लुकात सही करे, एमक्यूएम, एएनपी, वार्निंग है? नहीं वार्निंग नहीं है, नसीहत है। ईंट से ईंट बजाने की तकरीर गलती थी, ऑफ कोर्स गलती थी, ठीक है। बस वक्त खत्म हो गया जी। अगर आपसे इंशाल्लाह बात होती रहेगी, जिंदगी रही और सेहत रही, तो आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।